This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अहमद अली। आपके संडे को फन डे बनाने के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोग्राम, आपका फेवरेट प्रोग्राम मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। हमेशा की तरह एक न्यू गेस्ट है, न्यू बात होगी और बहुत सारी अवेयरनेस भी आपको मिलेगी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलेंगी। आज के हमारे गेस्ट हैं मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं और कहते हैं ना, कुछ लोग हर फन मौला होते हैं, तो किसी एक फील्ड के अंदर ही उन्होंने अपना लोहा नहीं मनवाया होता, बहुत सारी जगह पर अपनी सलाहियतों का इजहार किया होता है। तो आज की पर्सनैलिटी ऐसी ही हैं जो आई थिंक तारुफ मैं अगर करवाने बैठूं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि इन्होंने किस किस फील्ड में अपने फ़न का लोहा मनवाया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र शाहीन, एक डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं और एक नातख्वां भी हैं, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक भी हैं। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, ये सब कुछ कैसे एक साथ कर रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आज का प्रोग्राम कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलते हैं ज़फ़र शाहीन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं मक्स टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज दावत दी और अपना इजहार ख्याल करने का मौका मुझे दिया। जी, थैंक यू सो मच। आपने भी अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़फ़र शाहीन साहब, ये बताइए कि आप थिएटर की तरफ कैसे आए, शोबिस की तरफ आने का कैसे ये आपको इत्फाक हुआ, कोइंसिडेंस कह सकते हैं इसको, कोई हादसाती तौर पर आए या फिर फैमिली में से कोई ऐसा था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड शोबिस की तरफ रहा हुआ? हाँ अमर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत पुरानी बातें मुझसे पूछ ली। जब मैं इस फील्ड में इन हो रहा था, हाँ, मुझे एक्टिंग का शौक़ नहीं था शुरू में, मुझे म्यूज़िक से लगाव था जी। मैं गाना चाहता था, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहता था। उसी सिलसिले में मैं आगे बढ़ता गया और क्लास से गाना शुरू किया, फिर घर में भी गाता रहता था ऐसे ही। और मज़े की बात आपको सुनाऊं कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरी आवाज़ मेरे मोहल्ले वालों ने रिकॉर्ड करके, वो सऊदीया रहते थे, वहाँ भेजी थी कैसेट के ज़रिए। तो ये भी बड़ी बात है। उसके बाद जब चलता चलता मैं आगे बढ़ा, और म्यूज़िक थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हुआ कि मैं जिस इलाके से बिलोंग करता था वो थोड़ा सा बैकवर्ड सा एरिया है उस वक़्त। आज तो वो सिटी के अंदर आ चुका है, मुजफ्फराबाद, मुल्तान के अंदर, लेकिन उस वक़्त यहाँ तक आने के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। कोई उस्ताद भी मुयस्सर नहीं होगा कि तरबियत बाकायदा म्यूज़िक जी बिल्कुल। उस्ताद शुरू में मेरे ज़ैनुल आबिदीन साहब, इकराम साहब, इनसे मैंने शुरू किया, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाया कुछ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने जो है ना वो ड्रामा की तरफ अपना कदम रखा, और बाकायदा तौर पे मैं कहता हूँ कि 1998 में मैंने पहला प्ले किया, और फिर आहिस्ता 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 चलता गया कारवां। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें थी कि मुझे लिखने का बहुत शौक़ था जी। तो मैंने शुरू से ही जब भी अपना पहला प्ले भी किया ना, तो वो मैंने खुद ही लिख के किया था। तो आपको नहीं लगता कि एक राइटर के अंदर एक एक्टर ज़रूर मौजूद होता है? एग्जैक्टली, जब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं होगी तो आप राइट नहीं कर सकते। आप इमेजिन करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में कि ये कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, तो तब जाके जो है वो आप उसको लिख पाते हैं। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही है कि एक राइटर बैक वक्त ना एक डायरेक्टर भी होता है। एग्जैक्टली। और एक एक्टर भी होता है, क्योंकि वो अपने किरदार को लिखते वक्त ही जी रहा होता है। परफॉर्म करने वाले ने तो बहुत बाद में परफॉर्म करना है, उसको फील करना है, उसकी फीलिंग तभी हो रही होती है। अगर वो मेल एक्टर इवन के अगर एक माँ का कैरेक्टर लिख रहा है तो उसको अपने अंदर एक माँ की फीलिंग आ रही होती है। एग्जैक्टली ऐसे। और राइटर तो एक समंदर है, मैं समझता हूँ कि हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे, लेकिन जो लिखने वाले हैं वो देखें, और जो राइटर है ना, उसने माँ भी बनना है, उसने बाप भी बनना है, उसने विलन भी बनना है, उसने एक डाकू का रोल भी दिखाना है, उसने एक हीरो का रोल भी दिखाना है, फिर उसके साथ फीमेल जो हीरोइन है उसको भी फील करना है। ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो उसने अपनी सोच को उस लेवल पर ले जाकर फील करना होता है। तो आई थिंक दैट कि आपके लिए इसलिए भी इस फील्ड में आना इजी हुआ कह सकते हैं। एक तो आप मेल थे,
क्योंकि हमारे यहाँ पर खवातीन राइटर्स हैं, वो बेचारी डाइजेस्ट में लिख रही हैं, तो जी, जी, उनको जी। परमिशन नहीं होती, घर का माहौल ऐसा होता है कि कई बार तो बेचारी सामने भी नहीं आती हैं, सिर्फ नाम मंजरे आम पर आता रहता है। और आप जब इस फील्ड की तरफ आए तो आपके घर के माहौल की तरफ से, घर की तरफ से आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? हाँ, ये बड़ा एक मुश्किल सा सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा ना, तो मेरी बैकग्राउंड में कहीं दूर तक कोई इस फील्ड से रिलेटेड मुझे नज़र नहीं आता। मेरे वालिद साहब जो थे वो वॉलीबॉल के एक बहुत अच्छे प्लेयर थे और कॉलोनी टेक्सटाइल मिल की तरफ से वो खेलते थे पूरे पाकिस्तान में। लेकिन That's great. इस आर्ट की दुनिया में, म्यूज़िक की दुनिया में हमारे फैमिली से कोई नहीं। तो उस वक़्त मैं जब शुरू किया तो बहुत सारी मुश्किलात कि ये क्या करते हो, तुम जाते हो छोड़ जाते हो। मैंने एक शॉप भी बनाई, मेरी स्टडी चल रही थी उन दिनों, तो कहते तुम स्टडी से भाग जाते हो, ये बहुत सारे मसले थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी वो फैमिली मुझ पे फ़ख्र करती है। उस टाइम फैमिली का क्या ख्वाब था कि क्या बनना चाहिए ज़फ़र शाहीन को? हाँ, उस टाइम वो क्योंकि मेरे भाई जो थे ना वो पाकिस्तान नेवी में थे, तो वो भी चाहते थे कि ये नेवी में आ जाएं, खिदमत करें कौम की। तो लेकिन बस वो सोचा हुआ होता नहीं ना बाज़ दफ़ा, जी जी। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। लेकिन मुझे जो शौक़ था ना वो सोशल कामों का ज़्यादा शौक़ था, लोगों में रहने का बहुत शौक़ था। मुझे लोगों के मसाइल सुन के उनके सलूशन की तरफ जाने का बहुत शौक़ था। तो फिर आसान जो हल, क्योंकि देखें मेरा बैकग्राउंड कोई इतना रिच फैमिली से नहीं था कि मैं हेल्प कर देता लोगों की। कहीं पढ़ा था ना कि इंसान माशरती हैवान है, तो फिर आप वो माशरे बिल्कुल, से एकदम बिल्कुल, कनेक्टेड रहना तो चाहते थे। उसमें फिर मैंने ये आसान ज़रिया ढूंढा कि मैं क्यों ना इन लोगों के मसाइल उजागर करूं, और थिएटर का वो एक वाहिद टूल है जो जिसका रिस्पांस भी फ़ौरन मिलता है। टीवी फिल्म का रिस्पांस आपको उसी वक्त नहीं मिलता, लेकिन लाइव जो आपको परफॉर्म करने का मज़ा आता है और उसका रिस्पांस जो मिलता है वो मैं समझता हूँ कि क्लैप के जरिए फ़ौरन आपको पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बाद में लोग मिलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपने अच्छा, सही ये किया, फीडबैक किया। तो आप जो बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं उस थिएटर का कि जो कि एक सही मायनों में थिएटर है, मयारी थिएटर है। तो कुछ थिएटर ऐसे भी हो रहे हैं जहाँ पर क्लैप भी आपकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग पर डिपेंड करती है। आपके अपने बंदे आए बैठे होते हैं, तो वो पता होता है कि किसको क्लैप देनी है और किसको नहीं देनी है, तो ये भी बाकायदा कहकर बिठाया जाता है। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें मेरी मिक्स हो रही हैं। असल में मैंने जब शुरू किया था तो उस वक़्त आर्ट की दुनिया से ही शुरू किया, यानी कि थिएटर से शुरू किया। और वो थिएटर उस वक़्त थोड़ा-सा इससे बेहतर था जो आजकल हो रहा है। जी तो जी। उसमें कुछ ना कुछ कहानी दिखाई जाती थी। अगर 10 कैरेक्टर हैं तो उसमें से 3-4 कैरेक्टर वो एक्टर रखते थे। करेक्टर एक्टर होते हैं कैरेक्टर होते थे जिन्होंने परफॉर्म करना होता था शुरू में, मिड में और एंड पे। एंड पर। दरमियान में फिर ये कॉमेडी और ये सारा। लेकिन अब तो माहौल ही चेंज हो गया कि सारा कॉमेडियन ही है, करेक्टर एक्टर तो ख़त्म ही हो गया। पहले ड्रामे के हवाले से आप कुछ अपनी मेमोरीज शेयर करें ना, कि पहला ड्रामा जो आपने किया था किसके साथ किया था और कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? मेरा पहला जो प्ले था ना वो मेरा अपना ही था, जिसको मैंने फिर वीडियो भी शूट किया, किसी से ना कहना, एक स्टोरी थी बहुत ज़बरदस्त। लेकिन अगर मैं इधर आता हूँ तो फिर मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अरशद जाबर साहब, अच्छा। जिनसे मैंने ये कमर्शियल थिएटर के बारे में थोड़ा सा सीख। कमर्शियल में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इंटरेक्टिव थिएटर करता हूँ ज़्यादा, सोशल थिएटर जिसको भी हम कहते हैं, लेकिन कमर्शियल ये जो हम थिएटरों पे करते हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये गुलिस्तान थिएटर था मुजफ्फराबाद में ही जी। जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर भी आए। तारिक टेडी वहाँ पे आया, नासिर चिनोटी, आगा माजिद साहब, और ये सारे वहाँ पे आते थे। तो वहाँ से मेरा ये स्टार्ट था। और उसके बाद फिर मैंने अरशद जाबर साहब की डायरेक्शन में काम किया, फिर एजाज चंदा साहब की डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे फिल्म स्टार लैला के साथ, वो क़याम थिएटर ख़त्म हो गया, वहाँ पे भी मैंने प्ले किया, और नौशाब थिएटर पे, संगम पे। तो ये इस तरह से बस चलता रहा। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा और आगे गए तो मैंने कहा यार ये मुझे जो तस्कीन थी ना मेरी रूह की, वो नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा मैं तो समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, लोगों के लिए। ये ठीक है कि इंटरटेनमेंट है, लोग आते हैं और एक ख़ास तबका आता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिठाए भी होते हैं कि जी क्लैप किसको करनी है। तो इसीलिए मैंने वो फील्ड चूज़ की, और इसी थिएटर के अंदर जो हकीकत में उन लोगों के लिए है जिनके मसाइल मौजूद हैं। तो आई थिंक दैट के
इस फील्ड के अंदर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अगर हम कमर्शियल थिएटर की तरफ जी जाते जी हैं जी तो वेल एजुकेटेड लोग नहीं है, तो उनके दरमियान एक पढ़ा लिखा बंदा, मैं खुद भी ये चीज़ मानता हूँ कि वो एडजस्ट नहीं कर सकता। या तो आप किसी के रंग में रंग जाएं या फिर उनको रंग लें, तो वो लोग तो लकीर के फ़कीर है, रंग नहीं सकते हमारे रंग में, और हम लोग उनके रंग में नहीं रंग सकते हैं। जी जी तो जब आप पढ़े लिखे बंदे थे, वहाँ पर आपने काम किया, जितना भी किया थोड़ा बहुत किया, तो बहैसियत आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर आप सेटिस्फाई रहे? और पेमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? क्या जो लोग समझते हैं थिएटर के लोगों को इस तरह से देखते हैं कि आर्टिस्ट हैं, लैम्पलाइट में रहने वाले हैं, बहुत ग्लैमरस लाइफ है, तो क्या फाइनेंशियली तौर पर इतनी पेमेंट मिल जाती है कि बंदा एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके थिएटर पर काम कर कर, या कुछ और होना चाहिए? देखें अहमद, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पे भी क्लास हैं, ABCD इस तरह से हैं। जब तक आपका नाम नहीं बनता, आप मत सोचें कि आप यहाँ से कुछ गेन कर सकेंगे, कुछ आपको इतनी अच्छी हैंडसम पेमेंट मिलेगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कमर्शियल थिएटर में। हाँ, अगर आपका नाम बिकने लग जाता है और लोग आपके फ़ैन हो जाते हैं, और इस वक्त सबसे आसान जो तरीका जो मैंने देखा कि एक्टरों को जिन्होंने फेम किया वो मीडिया है, कि यही कमर्शियल लोग जब मीडिया के थ्रू आए तो वहाँ से इनका नाम बना और इनकी पेमेंटें अच्छी हो गई। वरना यही लोग जब इन थिएटरों पे काम करते थे, भले वो उस शहर के किंग थे, लेकिन वो पेमेंट्स नहीं थी इनकी जी। जो इस वक्त वो ले रहे हैं। तो ये सोच के आना कि मैं इसमें से पेमेंट करके और मैं अपना घर चला लूँगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। ठीक है, वो आज भी मैंने देखे हैं कि सीनियर लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे पे बड़ा एहसान किया कि मेरी इस वक्त टीम के अंदर वो सीनियर आर्टिस्ट हैं सारे लोग जो मुल्तान की करीम थे किसी टाइम में, और उनके नाम का सिक्का बिकता था। तो क्या वजह कि वो आज तक उसी कैटेगरी में रहे? अगर इतनी हैंडसम उसको तनख्वाहें या सैलरी या पेमेंट मिलती तो शायद वो आज बड़े सेटल्ड होते। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ उनकी गलतियां भी हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि इनको बहुत माकूल, और ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में तो आप पेमेंट्स का सोचें भी ना। और नाम तो मेरे ख्याल में यहाँ पर थिएटर्स के अंदर तो सिर्फ लड़की का ही चलता है, उससे भी डील की जाती है कि कितने टिकट सेल करवा सकती हैं आप। एग्जैक्टली ये तो हकीकतें हैं, ये सभी जानते हैं कि जितना बड़ा स्टार आ रहा है, जितनी उसकी पेमेंट आ रही है, उससे शायद वो डबल वो कमा के भी वो दे रही होती है या दे रहा होता है, जो भी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बिल्कुल, क्योंकि अच्छा नहीं लगता चीज़ों को इस तरह से करना। हम अपनी बात करें तो वो अच्छा और है। ये चीज़ एक ये भी है कि थिएटर्स के लोगों को टीवी के ऊपर जाने में मसाइल का सामना होता है। तो मैं आपसे थिएटर के हवाले से इसलिए कह रहा हूँ कि आपने थिएटर की ट्रेनिंग भी दी है स्टूडेंट्स को, और उस हवाले से मुझे लगता है जो क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं और हमारे गेस्ट आते हैं उनसे हम शायद उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। तो मेरा भी पर्सनल एक जगह पर जाने का एक्सपीरियंस हुआ था एक निजी चैनल के लिए, तो वहाँ पर उन लोगों को यही कहना था कि यार आप थिएटर कौन सा आपने किया है? तो मैंने कहा मैंने तो बराए नाम किया है, मैं तो होस्ट हूँ एक, तो अगर मैंने किया है तो कैमरा वर्क किया है, जो शॉर्ट फिल्म्स की हैं या कुछ और कैमरा वर्क किया है। तो उन्होंने कहा यार हम थिएटर के बंदे से इसलिए भी चालू होते हैं, उन्हें लाउड बोलने की इतनी आदत पड़ जाती है कि अगर वो कैमरा के आगे भी हैं तो वो ये समझते हैं कि हम एक स्टेज पर खड़े हुए हैं, और वो इतना लाउड बोलते हैं कि इरिटेट होते हैं। बाकी जो कैमरा वर्क करने के लोग होते हैं बड़े डिसेंट टॉक करने वाले बंदे होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा थिएटर के लोगों को अवॉइड करते हैं। तो क्या ये नहीं लगता कि हम लकीर के फकीर हैं कि हम स्टेज के ऊपर उस जिद्दत को लेकर नहीं आ रहे हैं कि हम उनको एक भांड बना दिया है हमने आर्टिस्ट को कि उसको चीखना है, उसको चिल्लाना है, जहां पर इमोशंस की डिमांड है चीख कर बोलना या खामोश बोलना, साइलेंट थोड़ा लो उसमें बोलना, वहां पर भी वो चीख कर बात कर रहा होता है। जबकि हम कराची की तरफ जाएं, लाहौर में जाएं, माइक का इस्तेमाल हो रहा है, तो बड़े एक डिसेंट तरीके से थिएटर को किया जा रहा है कि थिएटर का आर्टिस्ट जब कैमरा की तरफ जाता है तो उसको ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। अमर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना फुकदान है उसका वसाइल का। हम देखें अभी अगर आप विज़िट करें थिएटर्स को, एक सेट तकरीबन सालों चलता है, ठीक है, और माइक का तो आप तसव्वुर ही ना करें, और स्टेज सेट आप लगाते नहीं, ठीक है जी, माइक वहाँ पे होते नहीं, तो फिर वो बेचारा एक्टर क्या करेगा? क्योंकि उसने 100वां बंदा जो बैठा हुआ है, 100 चेयर तक उसने अपनी आवाज़ पहुंचानी है, या आर्ट्स काउंसिल में चले तो 600 लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे भी आवाज़ का मसला है, इसलिए वो चीख कर ही बोलना पड़ता है। और जब वो चीखता है तो उसके गले से और ये उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर एक्सप्रेशन पे काम नहीं करता।
वो बॉडी लैंग्वेज पे काम नहीं करता। उसका सारा फोकस ये है कि मेरी आवाज ना पहुंची तो मैं खत्म हो जाऊंगा। एग्जैक्टली। हालांकि हर सीन, हर डायलॉग आपको बताता है कि आपने चलना कैसे है, आपने ये डायलॉग डिलीवर कैसे करना है, आपने आराम से बोलना है तो वो लुक कैसे देनी है, आपने इंटर होना है स्टेज पे तो राइट से इंटर होना तो किस तरह से इंटर होना है, लेफ्ट से इंटर होना है तो फिर किस तरह से होना है, आपका जेस्चर कैसे होगा, आपका चेहरा ऑडियंस के सामने कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो हम इस वक्त तवज्जो बिल्कुल भी नहीं अच्छा, देते। हमारे यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कुछ सीनियर्स लोग, उन्होंने थिएटर को एक गज़ल की तरफ तरह बना दिया है। जैसे गज़ल में कुछ पुराने शायर हैं ना, वो रदीफ और काफियों की उसके अंदर ही दायरों में कैद रहते हैं कि ये कैसे हुआ और इसको रदीफ मैच होना चाहिए, काफिया मैच होना चाहिए, वो लकीर के फकीर बने हुए हैं। जी जी। लेकिन जब हम साउथ पंजाब से बाहर जाते हैं, उन्होंने थिएटर को एक आज़ाद नज़म बना दिया है, तो उसमें थोड़ी सी जिद्दत लाए हैं, थोड़ी सी आज़ादी लाए हैं और आर्टिस्ट अपने एक्सप्रेशंस पर ज़्यादा काम कर उसमें रहे मैं हैं। आपको बताता हूँ अमर, जब मसला पता क्या है, आप अभी 3-4 थिएटर हो रहे हैं, स्टोरीज ख़त्म हो चुकी हैं, आपके जो पुराने स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं आपके पास, आप उन्हीं के नाम चेंज कर करके और एक्टर से आप डिमांड ही नहीं करते कि यार आप रिहर्सल करें। बिल्कुल। हालांकि थिएटर जो है ना वो तो आपको कम से कम 15 दिन, कम से कम जो है ना 15 दिन रिहर्सल मांगता है एक प्ले की, और इससे ज़्यादा होंगी तो आपका वो जो प्ले है वो मजबूत होगा। तो यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब कॉन्सेप्ट नहीं है तो अब वो भी आज़ाद हो गए, उन्होंने कहा कि यार अमर साहब आपके पास 10 मिनट है, आपने जो बोलना है बोल देना, ये कॉन्सेप्ट है बस। तो जब स्क्रिप्ट आप पढ़ेंगे नहीं, स्क्रिप्ट के अंदर जो चीज़ें लिखी होंगी वो आपको पता नहीं होगा, तो फिर आप काम थोड़ी कर रहे हैं यार। आप तो फिर सिर्फ लोगों को एक एंटरटेन, या वो भी एक ख़ास तबका, हर बंदा आपका थिएटर देखने नहीं आता। काउंसिल में खेल लगते हैं, देखें कैसी ऑडियंस आती है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे पता है कि एक स्क्रिप्ट जमा हुआ है, उसको चेक किया गया, कहानी है, उसके अंदर फीमेल भी आ रही हैं, मेल भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। लेकिन इन थिएटर्स पे एक मखसूस ऑडियंस आती है और आए, काम हो रहा है उसमें, कोई ऐसा नहीं। लेकिन थिएटर की, मैं कहता हूँ, प्रमोशन के लिए काम नहीं हो रहा। थिएटर की प्रमोशन के लिए काम हो, वही वजह है, उसकी वजह से ही आप जैसे पीछे हट गए, आर्ट्स काउंसिल की तरफ आ गए, इंटरएक्टिव थिएटर की तरफ आ गए हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पीछे हट चुके हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उस तरह का काम नहीं हो रहा। तो ये बात तो थिएटर की हो गई। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एज एन एक्टर कैसे करैक्टर आप कर तस्कीन महसूस करते हैं, अच्छा आपको लगता है, और कुछ हद तक मैं जानता भी हूं कि आप किस किस्म के करैक्टर को लाइक करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिएगा मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई निशी आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, उस शमा की हो मैं फिर, रौनक बने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है दुआ, रोज जमा की हो मैं फिर, रौनक ने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर, रौनक ने पीछे बिल, बोली दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली।
वंस अगेन वेलकम बैक टू मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट अहमद अली और मेरे साथ मौजूद हैं आज एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, ज़फ़र शाहीन। डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। तो जी आप मुझे ये बताइए कि एज एन डायरेक्टर भी हमने आपसे क्वेश्चन कर लिया, एज एन राइटर भी कि आप अच्छा जो काम कर रहे हैं राइटर की हैसियत से, वो भी मैंने आपसे पूछ लिया। तो एज एन एक्टर जो आप वर्क कर रहे हैं एक्टर की हैसियत से, तो किस किस्म के करैक्टर जो होते हैं जो इसको कर कर आपको तस्कीन महसूस होती है? हाँ देखें अमर, उसमें जो है मैं समझता हूँ कि जो आप मैसेज डिलीवर करते हैं ना, जिसमें मैसेज हो, पॉजिटिव करैक्टर जो है वो, उसको मैं लाइक भी करता हूँ, क्योंकि जो कॉमेडी हो जाती है, रुलाना भी हो जाता है, लेकिन जो आप मैसेज देते हैं जिसके लिए थिएटर की असल बुनियाद है, वो है असल चीज़ के लोगों के दिलों तक वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, लोगों के दिमाग में वो बात बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वो करैक्टर मैं ख़ुद करता हूँ ज़्यादा, और अगर मुझे कोई करैक्टर ऐसा मिल जाए तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं पीछे बिहाइंड स्क्रीन रहूँ, बिहाइंड पर्दा रहूँ और मेरा प्ले चल रहा हो। बहुत खूबसूरत बात कही इन्होंने। रुलाने और हंसाने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप समझा कैसे सकते हैं, समझाना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं, अगर कोई बंदा आपके 2 घंटे का 1 घंटे का प्ले देख रहा है, आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ टाइम होती है, और अगर कोई आपको अपना टाइम दे रहा है तो वो उस टाइम को वेस्ट कर ना जाए, कम से कम कुछ अवेयरनेस लेकर जाए, कुछ सीख कर जाए, तो उसे ज़िंदगी भर याद रहे कि फ़लाँ चीज़ मैंने फ़लाँ चीज़ से सीखी थी। तो इसमें लगता है कि आर्टिस्ट भी अपने फ़न का हक अदा कर देता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो आपका सिंगिंग की तरफ आपने बताया कि रुझान था, तो बचपन में आप सिंगर बनना चाहते थे? बिल्कुल, मैं सिंगिंग किया करता था, गाता था, और अभी भी मेरी आदत है कि मैं घर में भी जो है ना, बड़े, मुझे नहीं पता कि मेरे मोहल्ले वाले भी शायद तंग होंगे कि यार ये सुबह सुबह लग जाता है, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, उसके बाद कोई नात पढ़ने लग गया या कोई ऐसी सोशल सॉन्ग, क्योंकि मैंने कई सोशल सॉन्ग खुद लिखे जी। और ख़ुद उनकी धुनें भी बनाई और ख़ुद गाया भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक वाश पे गीत है, सेहत दिए साडी गाल, वो पूरे साउथ पंजाब, अपर पंजाब में चला। हमने जहाँ जहाँ थिएटर्स किए वहाँ पे वो चलता था, और उस पर परफॉर्म भी करते थे दोस्त हमारे। तो मुझे ये अच्छा है कि उस गाने के ज़रिए मैंने वो पूरा जो थीम था वाश का, सेहत और सफाई के हवाले से, वो लोगों तक पहुँचाया। और इसी तरह से और बहुत सारे सोशल सॉन्ग लिखे हैं, कई गाए हैं, अभी कुछ मेरे पाइपलाइन में पड़े हुए हैं कि अल्लाह करेगा कि वो भी इंशाल्लाह जल्दी हम। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की उलझनों के अंदर हम बहुत सारी गिरहें ऐसी होती हैं जिन्हें खोलना भूल जाते हैं। तो अपनी मुश्किलात में कह लें लाइफ की, या फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको पूरा करते करते अपने ख्वाब कहीं पीछे रह जाते हैं। तो अब तो आई थिंक आप माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड हैं और अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको नहीं लगता कि आपको अपने इस ख्वाब को पूरा करना चाहिए, या कब कर रहे हैं सिंगिंग की तरफ बाकायदा कोई सॉन्ग ऐसा मंजरे आम पर लेकर? बिल्कुल, मेरे 2-3 सॉन्ग ऐसे हैं कि जिनकी वो कंपोजिंग भी हो चुकी है और ऑडियो भी बन चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ उनको वीडियो शूट करना है जी। और वीडियो शूट करने के लिए मैं बस वो कोई मॉडल इस तरह से ढूंढ रहा हूँ कि जो उसको सही तरीके से परफॉर्म कर सके जी। और फिर एक अच्छे लेवल पे सॉन्ग आए, उर्दू सॉन्ग है, नेशनल लेवल का लगे, लोकल वर्क ना लगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं इसलिए उनको अभी तक जो है ना वो नहीं लेके आया, वरना 3 सॉन्ग मेरे इस वक्त कंप्लीट हैं और उनको किसी भी लम्हे हो सकता महीने 2 महीने में। अच्छा, हमारे यहाँ पर देखते हैं कि सिंगर जो हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत स्पेशली जो साउथ पंजाब के सराइकी वसेब के हमारे सिंगर हैं, माशाल्लाह से आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है, मट्टी हमारी यहाँ की बहुत जरखेज़ है, लेकिन मार खा जाते हैं वीडियो से। वीडियो जब बनती है तब वो नेशनल लेवल पर पजीराई हासिल नहीं करती है, क्योंकि बहुत लोकल लेवल का काम किया जाता है। और अगर हम उसकी ऑडियो को सुन रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक अलग ही इमेज आ रही होती है कि इसकी वीडियो इस तरह की होनी चाहिए, ऐसी हो, लेकिन जब वीडियो देखते हैं तो फिर वो सारा चार्म खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, वही मैंने आपको अमर बताया कि यहाँ पे हमारे पास वसाइल के बहुत सारे मसाइल हैं। वसाइल के, जब हमारे पास वसाइल नहीं होते तो हमारे जो ख्वाब होते हैं ना यहाँ पे कि मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ, वो आप पूरा नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ और स्क्रिप्ट लिखने के बाद जब वो डिस्कस किया जाता है प्रोड्यूसर के साथ, तो वहाँ पे जो है ना वही वसाइल का मसला कि चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती, ये चीज़ कम करें, तो ये चीज़ फिर कम ये करें, कर दें, ये इसमें से उड़ा दें, तो फिर असल तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। वो सिर्फ एक ये है कि आपकी टॉक चल रही है,
ड्रामा पेश अब कर आप रहे हैं। बात खूबसूरती की कर रहे हैं तो लगे हाथों में लगता है कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको आपकी खूबसूरत आवाज़ में कुछ दो लाइन अगर सुनने को मिल जाए तो। हाँ थैंक यू, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की एक कॉफ़ी है, वो मैं सुनाता हूँ। हर वेले तांघा यार दियां वो बैठी रो रो काग उडारा, पाला पावा कासिद भेजा ओ मेरा थी गया हाल बीमारा। यार बाझू मेरा जीवन कूड़े ते मेरे अंदरों दर्द हजारा। ओ यार फरीदा मैं ते इवें रोवां ओ जिवें विछड़ी कूंज कतारा। ये वाह जी, बहुत छोटा आला, सा बहुत खूबसूरत आवाज़। और अनकरीब मेरी दुआ है कि बल्कि आप आवाज़ की दुनिया में भी बहुत आगे जाएं, नाम इंशाल्लाह। कमाएं। और कोई बच्चों में आप बताइए कि किसके अंदर आपके जरासीम ये शोबिस के मुंतकिल हुए हैं? हाँ मेरे दो बेटे हैं जी, शहरियार ज़फ़र और हाशिम ज़फ़र। शहरियार ज़फ़र जो है वो छोटा, उसके अंदर मेरी वो सारी खसूसियात पाई जाती हैं जो मेरे अंदर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरी आवाज़ को उसने लिया जी। और वो मुझसे भी अच्छा गाता भी है। और उसने आर्ट्स काउंसिल के अंदर जब वो परफॉर्म छोटा भी सा बहुत था, अच्छा करता है, बिल्कुल। छोटा सा था तो उस वक़्त भी उसने वहाँ से बहुत सारे प्राइज़ विन किए, एक दफ़ा साइकिल विन की। और अभी भी जब ये नेशनल सॉन्ग्स का कंपटीशन होता है तो पिछली बार भी वो फर्स्ट पोजीशन पे था, आपके थर्ड पे था। तो ये इस तरह से उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अभी 6 सितंबर पे मेरे साथ उसने परफॉर्म किया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोग्राम था, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरी 3 बेटियां वो भी अच्छी नातें पढ़ती हैं और उनके अंदर भी चीज़ें हैं, लेकिन जो शहरियार है वो मुझे बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। तो मिसेज आपकी नहीं कहती कि ये किस लाइन पे बेटे को लेकर जा रहे हो, अपने ही रास्ते के ऊपर आप ले जा रहे हैं या इसको कुछ और बनाना है? ख्वाब तो होते हैं ना पेरेंट्स के कि इसको डॉक्टर बनाना है, नहीं इंजीनियर देखें, बनाना है। अमर जिस वक्त मेरी शादी हुई ना वो बहुत अर्ली एज में हुई थी। तो मेरी जो वाइफ हैं, शुरू में लगता था कि जाहिर सी बात है एक बंदा काम करता है कोई ना कोई, लेकिन अब मुझे इस फील्ड में कोई 20-22 साल हो गए हैं, तो अब उसको आदत हो गई है कि यही सब कुछ है हमारा। और फ़न की वजह से ही अल्लाह ताला ने मुझे मकाम भी दिया, उसने मुझे पूरा पाकिस्तान घुमाया, उसने मुझे यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका दिया बिल्कुल। कि उनको मैंने ट्रेनिंग दी, उनको इंसानी हकूक़ के ऊपर पढ़ाया मैंने। तो ये सब उस अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है मेरे पे। तो अब जो है ना मेरी मिसेज़ मेरे काम को अप्रिशिएट करती हैं, बल्कि जब भी आर्ट्स काउंसिल में मेरा प्रोग्राम होता है तो वो आती हैं। और एक दफ़ा तो लिया में मैं परफॉर्म कर रहे थे, हम पूरे महीने का प्रोजेक्ट था, तो वो वहाँ पे भी पहुँची। तो ये मेरे लिए एक अच्छा है कि अब मेरी फैमिली को पता है कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करता, इसलिए मुझे कोई खौफ भी नहीं है। देखें, जब आप लोगों के हक़ की बात करते हैं, लोगों के राइट्स की बात करते हैं, तो अब आप अपनी फैमिली को दूर रखेंगे तो आप दूसरों को सबक कैसे सिखा सकेंगे? तो घर से ही शुरू होता है। मैंने देखें, सबसे बड़ी चीज़, मैं लोगों के राइट्स की जब बात करता हूँ, उनको आगे आने की बात करता हूँ, तो मैंने अपनी मिसेज़ को आगे लेके आया, उसको मैंने अपने इलाके का काउंसलर मुंतखब करवाया। हालांकि वो बड़ी हेजिटेट कर रही थी कि नहीं, मैं तो कभी बाहर नहीं गई और ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़वातीन के वो मसाइल वहाँ पे सुनती हैं और जहाँ तक की कोशिश होती है हमारी, हम उसको हल भी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बहैसियत सोशल एक्टिविस्ट आप बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि आप व्हील चेयर्स भी तकसीम कर रहे हैं लोगों में, और भी उनकी सेहत के हवाले से भी बहुत काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए भी काम करते नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते वक्त कभी थकावट महसूस नहीं होती? नहीं सर। कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ, के ड्रामा भी लेकर चल रहे हैं और शोबिज़ की चीज़ें भी लेकर चल रहे हैं। अमर एक इदारा है जो मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, MSWS, तो वहाँ से मैंने ये अपना सोशल वर्क शुरू किया। और उसी इदारे की ही एक यूनिट है सोशल थिएटर के हवाले से, जिसका संगे बुनियाद सुल्तान राही साहब ने 1995 में रखा था। जी। तो मैं वहीं की पैदावार हूँ, तो मुझे
खुशी होती है कि जब मैं इन सारी चीज़ों को लेके चलता हूँ। और अभी भी हमने कोरोना के अंदर गो कि हमें 1 रुपए की अर्निंग कहीं से नहीं थी, पूरे 6-7 महीने हमने घर बैठे रहे, लेकिन घर से मुराद कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं था। लेकिन इस 6-7 महीने में हमने उन दोस्तों से, उन मुखैर दोस्तों से लेके लोगों की हेल्प की है, उनको राशन पहुंचाया, उनको गर्म कपड़े दिए ईद पे, फिर उनको गोश्त वगैरह दिया। फिर अभी जो है ना बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो किसी बिना पे माजूर हैं, तो उनको हम व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल्स, वॉकर्स, ये हम कोशिश कर रहे हैं दे रहे हैं। तो तकरीबन 8-10 लोगों को हम दे भी चुके हैं और अब मज़ीद जो है ना वो देना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी मेरा एक प्ले आने वाला है इसमें आर्ट्स काउंसिल में, तो उसमें भी हम इसको चैरिटी करेंगे वहाँ पे। जी, बात हो रही है चैरिटी की, बात हो रही है इंसानियत की, और बहुत सारी शोबिस के हवाले से बातें हो रही हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई निशी आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोली दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। वंस अगेन वेलकम बैक टू मक संडे स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपका होस्ट अहमद अली और मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र शाहीन। तो जी ज़फ़र साहब, ये बताइए आप मुझे कि सोशल थिएटर या इंटरैक्टिव थिएटर जो आप करने जाते हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम भी है, ऐसे एरियाज़ में भी जाना पड़ता है जो आई थिंक बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं और शहर से बहुत दूर जाना पड़ता है, गर्मी हो सर्दी हो तो उसमें ट्रैवल कर कर जाना पड़ता है और काफ़ी थकावट का काम है, थका देने वाला काम है। तो ये वर्क कर कर आप कैसा महसूस करते हैं? मतलब एनजीओ का वर्क है ये, तो ये काम कर कर ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं या फिर आर्ट्स काउंसिल करना ज़्यादा इजी लगता है? देखें, इस 6 महीने में हमने कोई काम नहीं किया, जाके कम्युनिटी के अंदर नहीं गए हम, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जिस्म का कुछ हिस्सा ख़त्म हो गया है। तो जब आप जिस काम के लिए पैदा हुए हैं और उससे आपको हटा दिया जाए ना,
तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। मैं एक दो जॉब्स की, कुछ माली हालात इस तरह से हो गए थे, तो वहाँ पे भी मैं जो है ना बेचैन रहा, क्योंकि मेरा कनेक्शन कट रहा था कम्युनिटी के साथ, मेरा इस थिएटर के साथ। तो मैंने जो है ना वो 6 महीने के बाद रिज़ाइन कर दिया। हालांकि वो मुझे एचआर कहते रहे कि आप क्यों जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, सैलरी प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, मैं कर नहीं सकता। उसकी वजह यही कि हमारा देखें, यहाँ पे शहर में लोगों को एंटरटेन मिल जाती हैं किसी भी हवाले से, और घरों में और मोबाइल, ये वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, शहर में घूम के एंटरटेन हो जाती हैं। लेकिन जो रूरल लोग हैं, देहाती लोग हैं, उनके पास, उन ख़वातीन को तो बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट का कोई चांस ही नहीं है। वो एक ही उसमें डगर पे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जाके हम लोग उनकी खुशी का बाइस बनते हैं। मैंने देखा कम्युनिटी के अंदर, अमर यकीन करें कि जिस दिन उनका प्रोग्राम होता है ना, तो बच्चियाँ ऐसे तैयार होके आती हैं जैसे शायद कोई ईद फेस्टिवल है या कोई उनके गांव में बहुत बड़ा कोई मेला लग गया है। तो मुझे वो चीज़ें देख के ना बहुत खुशी होती है कि कम से कम हम इनकी खुशी का बाइस बन रहे हैं, और ये लोग अपनी लाइफ को जो है ना वो एंजॉय करने लगे। तो ये और फिर जब उनके जो मसाइल हैं, जब उनकी हम निशानदेही करते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि ख़वातीन के साथ काम करके और उनके राइट्स की बात करके मुझे जो तस्कीन मिलती है ना, शायद ही मुझे किसी बड़े, मैंने कराची आर्ट्स काउंसिल में किया, लाहौर अलमरा में किया, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में बेशुमार के, लेकिन जो उनके साथ जाके आपका कम्युनिकेट करने का मज़ा आता है ना, वो शायद इन बड़े बड़े हॉल्स में मुझे नहीं आया। अच्छा, मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि ऐसा डिफरेंस नज़र आता है जैसे कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने पर, और एक सरकारी स्कूल का टीचर जो होता है ना, स्पेशली जो विलेज एरियाज़ में टीचर्स हैं, उनको एक अलग ही ऑनर मिलता है, अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। स्टूडेंट्स के लिए वो समझ लें सब कुछ है, पेरेंट्स से भी ऊपर उनका दर्जा होता है, और बड़ी एक रिस्पेक्ट उनको मिलती है। इसी तरह से इंटरएक्टिव थिएटर करने के लिए जो आर्टिस्ट जब वहाँ पर जाते हैं उन एरियाज़ में, तो उनके लिए वो आई थिंक सुपरस्टार से ज़्यादा उनको वो फीलिंग दे रहे होते हैं। और वो जिस तरह से उनको देखते हैं, और कुछ बच्चे तो गाड़ी के पीछे तक भाग रहे होते हैं, और जब हाथ हिला रहे होते हैं तो देन फील होता है कि आप कुछ कर आए हैं। और आप जब इतने बड़े बड़े हॉल्स में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको पता भी नहीं होता। अब मैं आपको यकीन करें, हम शोरकोट में काम कर रहे थे सेहत और सफाई के हवाले से। तो वो जो सीन था ना, उसमें हम एक बच्चा दिखाया, यानी कि शौकत राहील साहब काम करते थे। तो वो हाथ नहीं धोते थे, और गंदगी में रहने के बाद ना उनकी फूड पॉइजनिंग हुई और उनकी डेथ हो गई। तो हमने बेहाफ सीन दिखाया कि जी वो डॉक्टर के पास गए और उसकी डेथ हो गई। तो स्टेज पे उसको नहीं दिखाया दोबारा। जब शो ख़त्म हो जाता था, हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता था, तो बच्चे और बड़े भी काफ़ी दफ़ा वो पीछे भागते थे कि यार वो बंदे की किधर है, डेड बॉडी किधर है। यानी कि ये है उनका कॉन्सेप्ट कि वो इतना खो जाते हैं कि शायद ये जो दिखा रहे हैं वो हकीकत है। तो मासूम आवाम भी होती है ना वहाँ की बहुत। और बच्चे पूछते थे कि वो किधर है जो वो करेक्टर कर रहे थे, और कहाँ गया वो। अच्छा, ये ऑडियंस जो होती है लेग पुलिंग करने वाली नहीं होती, आपको वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करती है। आपसे अगर कुछ गलती हो भी जाए ना, वो उसको भी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, गलतियाँ स्टेज पे तो बेशुमार गलतियाँ होती हैं, ठीक है, ये तो, और इंसान है भी खता का पुतला, से गलतियाँ ज़िंदगी में भी होती हैं। लेकिन हम वो स्टेज करके लोगों को उन गलतियों सुधारने का मौका फराहम करते हैं कि आएँ। इंटरेक्टिव थिएटर और प्रोसीनियम थिएटर में यही फ़र्क है जी। जब आप प्रोसीनियम थिएटर करते हैं तो आपने उसका एंड भी देना होता है कि ये मसला था, इसके बाद ये पॉजिटिव हो गया, या वो मर गया विलन जो था, पॉजिटिव चीज़ दिखा दी। लेकिन इंटरेक्टिव थिएटर के अंदर ये है कि जब हम स्टोरी बनाते हैं ना, तो इशू को हम अधूरा छोड़ देते हैं, उसका वाइंड अप नहीं करते। जब वाइंड अप नहीं करते तो फिर उस हॉल में से, ऑडियंस में से पूछते हैं कि इसका वाइंड अप क्या होना चाहिए, इसका अंजाम क्या होना चाहिए। अगर अहमर का किरदार सही नहीं था तो इसको क्या करना चाहिए था, इसके साथ जुल्म हो रहा था। तो फिर ऑडियंस में से लोग बता रहे होते हैं कि इसको ये करना चाहिए था, इसको यूँ करना चाहिए था। फिर वो दूसरे कैरेक्टर्स के साथ बिल्ड करके कोई ना कोई अखज़ करते हैं। वो कहते हैं ना, जब आप कोई तिश्नगी छोड़ देते हैं, अधूरापन छोड़ देते हैं, तो सवाल वहीं से जन्म लेते हैं। बिल्कुल, जब सवाल उठते हैं तो सोचने के दर। और जिस वक्त वो खुद अपने फैसले बता रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी सोच डिवेलप हो गई है, बिल्कुल, और हो रही है, और वो अब बात करना चाहते हैं। जब आप उनको मौका ही नहीं देते बोलने का, तो फिर तो आप उनको जो मर्जी दिखाते रहें। वो तो टीवी पे भी देख रहे हैं, इसमें मोबाइल पे भी देख लेते हैं।
अच्छा, तो आपने सोशल एक्टिविस्ट के हवाले से जहां हम आपसे बात कर रहे हैं, तो फ़न के फ़रोग के लिए हमारे मुल्तान में कोई ख़ास काम नहीं हो रहा है, फिर वो एक्टिंग हो, होस्टिंग हो। अगर इस हवाले से अनकरीब हमारा अपना भी प्लान है, कोई ऐसा काम शुरू करते हैं, तो उसमें आप कितना न्यू टैलेंट के लिए हेल्पफुल साबित होंगे? अगर आपको बुलाया जाता है वहाँ पर, तो आप उनकी इन चीज़ों में मददगार बिल्कुल साबित होंगे, उनको बिल्कुल अपना फ़न थोड़ा-सा जो कुछ आपने सीखा हुआ है उसमें से 1% भी अगर आप उनको डिलीवर करने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा ये। अमर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है कि देखें, इंस्टीट्यूट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। हर चीज़ के इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर आर्ट के इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, पेंटिंग का शायद कोई इदारा हो, कोई बुत तराशी का हो, लेकिन ये जो फ़न है, एक्टिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, इसकी बाकायदा तौर पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसको अपने ग्रुप को भी बनाया, MSWS थिएटर ग्रुप को, कि इसमें नए लोग, नए बच्चे बच्चियां आएँ और उनको हम ये सारी चीज़ें दिखाएं, दें, सिखाएं। ठीक है, इसके अलावा मैं जितनी यूनिवर्सिटी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं करवा चुका हूँ ट्रेनिंग, एजुकेशन यूनिवर्सिटी में, BZU में, और एरिड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। तो मेरी तो कोशिश होती है कि जहाँ पे भी मुझे मौका मिले और जहाँ पे मुझे कहा जाए कि आप आएँ और ये जो आपके पास चीज़ है ये डिलीवर करें, तो मुझे खुशी होती है। अभी हमारे सिविल सेक्टर के अंदर कुछ इदारों ने ट्रेनिंग्स करवाई, देहात की ख़वातीन उसमें आई हुई थी, यकीन करें, मैंने वो एक इदारा है उनकी तरफ से ट्रेनिंग्स करवाई थी वो, तो बिल्कुल रूरल, जिन्होंने थिएटर नाम क्या उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि थिएटर क्या है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपने ही इलाके में जाके परफॉर्म किया, जो दराती चलाने वाली ख़वातीन, घास काटने वाली थी, और वो थिएटर परफॉर्म कर रही थी 200-250 लोगों के सामने, अपनी कम्युनिटी के सामने। तो इमेजिन करें कि वो जो वहाँ सोसाइटी का डायरेक्टर था, उसने बाद में मेरे हाथ चूमे, तो कहते हैं आप क्या मैजिक करते हैं। तो मेरी ये बड़ाई नहीं है, मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से तौबा मांग के कि जो मेरे पास है मैं चाहता हूँ कि आगे डिलीवर हो जाए। अच्छा, ये बात बहुत कम लोगों में है। हमारे यहाँ पर फ़न के फ़रोग की बात तो सारे बड़े फ़नकार करते हैं, सब आर्टिस्ट करते हैं, लेकिन जब कभी उनको बुलाया जाए कि आप यंगस्टर्स को आकर कुछ थोड़ा सा जो आपने सीखा हुआ है उसके अंदर से थोड़ा सा उनको डिलीवर कर दें, थोड़ा सा टाइम दे दें, सिखा दें, तो वो पीछे हट जाते हैं, कहते हैं हमें इसका क्या फ़ायदा है। क्योंकि हर जगह पर हम फ़ायदा और नुकसान देखते हैं, ये नहीं सोचते कि जब हम अपने फ़न को आगे मुंतकिल नहीं करेंगे तो ये फ़न हमारे साथ ही ख़त्म हो जाएगा। हमें नए चेहरों को मुतारफ़ करवाना है, नए लोगों को सामने लेकर आना है, और लेग पुलिंग नहीं करनी, नए आने वालों की उनके लिए आसानियां पैदा करनी है। तो यहाँ पर ये बड़ी एक मसला है कि नए आने वालों की एक तो लेग पुलिंग की जाती है, उनके लिए आसानियां पैदा करना तो बहुत दूर की बात, मुश्किलात पैदा की जाती हैं, मसाइल खड़े किए जाते हैं इस तरह के, वो दिल बर्दाश्त होकर घर पर बैठ जाए। इसमें अमर 2 चीज़ें हैं, देखें, एक तो उस्ताद अच्छा होना चाहिए, जो चाहता हो, दिल से चाहता हो कि यार मैं स्टूडेंट्स को डिलीवर करूं, एक तो ये है, और दूसरा स्टूडेंट के अंदर ये तड़प होनी चाहिए कि वो जो चीज़ के लिए आया है ना, वो उसके मतलब है कि ये अदब की फील्ड है। यहाँ पे अगर आप बाअदब हैं तो बानसीब बनेंगे। अगर आपने अदब नहीं किया अपने सीनियर का, देखें सीनियर हम किसको कहते हैं, जो आपसे 1 मिनट भी पहले स्टेज पे इन हुआ वो आपका सीनियर है। वहाँ पे आप बराबर इक्वल हैं स्टेज पे, लेकिन जब वो नीचे उतरता तो वो आपका सीनियर है। तो आप पे रिस्पेक्ट करना, उसकी इज़्ज़त करना वैसे ही है जैसे आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं। जब आप ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो खाली नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेता है, और लेता तब है जब उसके अंदर कुछ बाई बर्थ चीज़ें होती हैं कि वो उसके अंदर होती हैं। तो सिर्फ डायरेक्टर जो है, उस्ताद जो, उनको वो पॉलिश करता है, बिल्कुल ठीक है। और बाई बर्थ अगर चीज़ नहीं है, और वो एक था हमारे साथ साथी, नाम नहीं लूँगा उसका, बहुत सारी ट्रेनिंग्स की मेरे साथ, बेशुमार ट्रेनिंग थी, लेकिन वो नहीं कर सकता था क्योंकि उसके अंदर वो बाय बर्थ चीज़ें थी नहीं। कहते हैं ना, एक्टर होता है या नहीं होता है, इंसान एक्टर ही क्या कुछ भी है, या तो वो होता है या नहीं होता है। तो कोई आपकी स्किल्स को पॉलिश तो कर सकता है, लेकिन आपके अंदर पैदा नहीं कर सकता कोई भी सलाहियत को। तो जी, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। तो कोई ब्यूटीफुल सा मैसेज अपने देखने वालों को अगर आप देना चाहें। हाँ, बहुत शुक्रिया अमर, आपकी गुफ्तगू, मैं समझता हूँ मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जाके बैठा हूँ, इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन जो यकीन माने जो आज यहाँ पे मैसेज और जो गुफ्तगू हुई है, शायद ही, मैं ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा, ना आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत दिल की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे सवाल और ऐसी चीज़ें मुझे पहले नहीं पूछी गई,
डिफरेंट। मेरा सिर्फ अपनी ऑडियंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको सिर्फ एक ही पैगाम है कि जब आप आते हैं तो इसको पैसा समझकर मत आएँ, इसके अंदर मेहनत करें। और ये एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें बहुत सारे चांसेस हैं आपके लिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इज़्ज़त, अदब, ये 2 चीज़ें आप लेकर आएँ, आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मेरा पाकिस्तान इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे और हम बहुत जल्द ये जितने भी तकरीबकारी या जितने भी मसाइल हैं, कोरोना जैसी वबा है, अल्लाह ताला हमें से महफूज रखे। मेरा यही पैगाम है कि पाकिस्तान खुशहाल हो। जब पाकिस्तान खुशहाल होगा तो आवाम भी खुशहाल होगी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। और इसके साथ ही मैं अपने व्यूवर्स से इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए सेम टाइम पर सेम डे पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages.